सो हेलो गाइस, आज तुम्हारा भाई एक्सप्लेन करने वाला है सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड को। तो अगर तुम लोगों ने इसके पिछले की वीडियोस नहीं देखी जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल पे चेकआउट कर लो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो जिन्वू की मेमोरीज होती है वो खत्म हो जाती है और अब आगे। तो इस वाली चैप्टर के शुरुआत में जो आर्किटेक्ट होता है वो चाहेन को कहता है ये काफी अमेजिंग है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें थोड़ा और ट्राई करना चाहिए मेरी डिजाइन को ब्रेक फ्री करने के लिए। लेकिन अभी जो चाहेन होती है वो अपने शॉर्ट डांस टेक्निक का यूज करती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन उस अटैक को आर्किटेक्ट अपने वेपन से ब्लॉक कर देता है, इवन उसके एक हाथ को इंजर्ड तक कर देता है। और फिर वो बड़े चौड़ में कहता है कि क्या तुम बस इतना ही जानती थी, अब कोई भी डेविएशन नहीं होने वाली और तुम ह्यूमंस कभी भी फेल नहीं होती हो डिसअपॉइंट कराने में, और जो सिस्टम मैंने बिल्ड किया वो किसी भी आउटकम में रिस्पॉन्ड प्रिडिक्ट कर सकता है, और ये जो तुम्हारे अटैक्स है वो मेरे क्रिएशन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी आर्किटेक्ट पर एक फायर अटैक आता है और ये काम होता है जोंग का, और वो कहता है हमें संग जिन्वू को उठाना होगा और यही हमारे पास बचने का एक आखिरी रास्ता है। और फिर तभी चाहेन तेजी से जिन्वू की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी आर्किटेक्ट उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस अटैक को चाहेन डॉज कर लेती है। लेकिन तभी अचानक से आर्किटेक्ट कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो अचानक से ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उधर होता है एक शैडो जो कि जिन्वू का होता है। और फिर आर्किटेक्ट उससे कहता है कि जो इस रूम का रूल है वो इन चीजों को अलाउड नहीं करता, और विदाउट अ डाउट ये एक शैडो है जो कि किंग ने तुम्हारे अंदर इम्प्लांट करी है। और तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम सभी ने इस जगह को कैसे ढूंढा और तुम्हारा क्या रिश्ता है किंग के साथ। तो ये सुनकर चाहेन घायल होते हुए भी उसका जवाब देती है और वो कहती है हम लोग उसके दोस्त हैं और हम लोग अपने दोस्त को यहाँ से बचाने के लिए आए हैं। और ये सुनकर आर्किटेक्ट समझ जाता है कि ये किंग का काम नहीं है, और वो कहता है चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। आज जो ग्रेट मोनार्क इस दुनिया में आएंगे मैं तुम्हें उसे विटनेस करने का चांस देता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हारे जो सभी दोस्त हैं वो मारे जाएंगे। पर तभी साइड से एक आवाज आती है कि मेरे होते हुए नहीं, और जैसे ही आर्किटेक्ट पीछे की तरफ देखता है तो उसके मुंह पर एक काफी जोरदार मुक्का पड़ता है जो काम होता है जिन्वू का, और वो उससे कहता है कि तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया था। और जिन्वू को देखने के बाद वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी के सभी राहत की सांस लेते हैं, और अभी न जिन्वू ने आर्किटेक्ट के मुंह पर अपना पैर रखा हुआ है, और आर्किटेक्ट उसे चिल्लाते हुए कहता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम किंग नहीं हो, लेकिन ऐसा क्यों, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसके बजाय तुम ब्लैक हार्ट के साथ अपनी कॉन्सियसनेस को कैसे बनाए रख पा रहे हो। और ब्लैक हार्ट का नाम सुनकर जिन्वू समझ जाता है कि जो काफी ज्यादा अमाउंट में उसके अंदर माना बह रहा है वो ब्लैक हार्ट की वजह से हो रहा है, और उस ब्लैक हार्ट के वजह से बंदे को मिलता है 1 लाख माना। और फिर जिन्वू आर्किटेक्ट का रिएक्शन देखता है ना तो उसके दिमाग में 2 चीजें चल रही होती है। पहला तो जो ब्लैक हार्ट है वो उसकी कोई चाल का हिस्सा नहीं है, और दूसरा जो आर्किटेक्ट का मकसद था वो उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। और फिर जिन्वू आर्किटेक्ट से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे ऐसा प्लेयर चूज करने के अगेंस्ट थे, तो एग्जैक्टली ये प्लेयर होता क्या है और तुम मुझसे क्या करवाना चाहते थे। लेकिन अगले पल जो आर्किटेक्ट होता है वो पागल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि शैडो मोनार्क तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि जो दूसरे मोनार्क है वो तुम्हें जाने देंगे ऐसे ही। लेकिन फिर जो जिन्वू होता है वो अपने वेपन्स को उसकी तरफ पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो पहले। और फिर आर्किटेक्ट कहता है कि तुम अनप्रेडिक्टेबल हो, अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर क्यों तुम्हें शैडो मोनार्क ने चूज किया है। और अभी आर्किटेक्ट के जितने भी स्टैचूज होते हैं वो सभी जिंदा हो जाते हैं, और वो सभी स्टैचूज हंटर्स की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर आर्किटेक्ट कह रहा होता है कि भले ही मैं मर गया तो क्या हुआ, लेकिन मेरे जो पपेट्स हैं वो सभी पर हमला करना जारी रखेंगे। तो फिर जिन्वू उससे कहता है कि क्या होगा अगर मैंने तुम्हें मार दिया और तुम्हारे सभी पपेट्स को डिफीट कर दिया तो। और फिर आर्किटेक्ट चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस सिस्टम का आर्किटेक्ट हूँ और अगर तुमने मुझे मार दिया तो। और तभी जो जिन्वू होता है वो इसकी बात को कंप्लीट करता है और कहता है कि मैं दोबारा ई रैंक हंटर में बदल जाऊंगा। ये बात मैंने भी सोची थी, लेकिन जो एग्जिस्टेंस सिस्टम है वो बर्बाद नहीं होने वाला अगर जो उसका क्रिएटर है वो वैनिश हो गया तो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो जिन्वू है उसने आर्किटेक्ट के सिस्टम को ही हैंग कर दिया। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसने आर्किटेक्ट के सिस्टम को ही सोलो कर लिया है, क्योंकि उसके सिस्टम में काफी ज्यादा फ्लोस थे। और अब आखिर में बंदा म्यूटिलेशन स्किल का यूज करता है और फाइनली आर्किटेक्ट को हरा देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं डंजन के बाहर का सीन, जहाँ से अब फाइनली हंटर्स गिल्ड के लोग अब बाहर निकलते हैं। पर इस पॉइंट पे ना वो लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो रखे थे, और ये देखकर करेज गिल्ड वाले लोग की फट जाते हैं, क्योंकि वही लोग थे जो कह रहे थे कि हम लोग गेट के अंदर जाएंगे। और वो लोग अब समझ जाते हैं कि अगर वो लोग डंजन के अंदर जाते तो उन लोगों के साथ क्या होता। और आखिर में जिन्वू भी गेट के बाहर निकलता है, और इस वक्त वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो रखा था, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो रियल आर्किटेक्ट है वो कहीं और है, और मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब तो मिले बट सभी के नहीं।
और साथ मैंने उसके साथ इतनी बातचीत भी नहीं करी कि वो मुझे सब कुछ बता देता। और अभी बंदे के दिमाग में ये सब भी चल रहा होता है कि आज जितने भी लोग रेड में मरे हैं ये सभी उसी की गलती है। बट लास्ट में वो मिस्टर गो को शुक्रिया कहता है क्योंकि उन्हीं की वजह से वो आज सरवाइव कर पाया। और इस रेड के अंदर ना टोटल 20 लोग मारे गए हैं। और जब जिन्वो वहाँ से जा रहा होता है तभी साइड से मिन शाइन उससे पूछती है कि जिन्वो क्या तुम ठीक हो, पर जिन्वो कुछ बोले उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जापान का सीन देखते हैं जहाँ पे गाड़ियों से भर के माना क्रिस्टल गेट के आसपास डाला जा रहा था। और वहीं पर ना यूरी भी होता है जो कि कहता है कि 2 लाख टन माना काफी होगा मैजिक सर्कल को क्रिएट करने के लिए। और अगर एक बार मैंने बैरियर क्रिएट कर दिया तो बैरियर अपने सराउंडिंग से माना क्रिस्टल का माना ऑब्जॉर्व करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा बैरियर सेल्फ डिफेंड हो जाएगा। लेकिन तभी यूरी को अचानक से कुछ फील होता है, वो उसी तरफ देखता है और कहता है कौन है उधर, सामने आओ। और फिर जो यूरी होता है वो एक बिल्डिंग की तरफ देखता है जो देखकर एसोसिएशन का बंदा कहता है कि सर किसी इंसान के अंदर इतना ताकत ही नहीं होगा कि वो खुलेआम सड़कों के अंदर घूमे जब तक कि डंजन ब्रेक खत्म नहीं हो जाता। जिसके जवाब में यूरी हंसते हुए कहता है कि मैंने कब कहा कि वो कोई इंसान है। और जिस इंसान को उसने सेंस किया था ना वो और कोई नहीं बल्कि जिन्वो का डैड था जो कि बोलता है कि नाउ इट्स फाइनली बिगेन। पर वो यहाँ पर किस चीज की शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें नहीं बताया गया है। लेकिन जिन्वो का डैड ये बोलता है कि जो सभी चीजें हैं वो उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है और जो ट्रेजेडी है वो यहाँ पर जल्द ही होने वाली है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जापान के जितने भी लोग और मिलिट्री होती है वो सभी रेडी हो जाते हैं बीस्ट और सभी से लड़ने के लिए। और अब फाइनली वो पॉइंट आ जाता है जब डंजन ब्रेक होता है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जिन्वो की आंखें फाइनली खुल चुकी हैं एंड वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। और तभी ना वहाँ पर जिन्हू भी आ जाता है और जैसे ही ना वो जिन्वो को देखता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहने लगता है सर आप फाइनली उठ गए, मुझे तो लगा था आप मर गए थे और मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि आप 3 दिन तक सोते रहोगे। और ये सुनकर ना जिन्वो भी चौंक जाता है पर तभी वो उस पल को याद करता है जब आर्किटेक्ट ने उसे वो वॉर दिखाई थी और अभी तक वो उस वॉर को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया है। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ और चीज भी याद आती है और वो कहता है जिन्हू मुझे अपडेट दो। तो जिन्वो पूछता है कि अरे किस चीज की अपडेट दूं मैं आपको। जिन्वो फिर बोलता है उस एस रैंक गेट के बारे में जो कि जापान में अपेयर हुआ था। और ये सुनकर जिन्हू निराश हो जाता है और इसकी निराशा से तुम लोग समझ सकते हो कि आखिरकार जापान में क्या हुआ होगा। और फिर हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जापान के एस रैंक डंजन से काफी सारे जाइंट्स निकल रहे होते हैं। लेकिन इधर यूरी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, उसे ये सब कुछ एकदम इजी लग रहा होता है। उसके बाद वो अपने आसपास के माना क्रिस्टल से माना को गैदर करता है और फिर वहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर देता है। और फिर जो जाइंट्स होते हैं ना वो उसके बैरियर को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। और ये देखकर ना यूरी बड़े चौड़ में कहता है एक बीस्ट जो कि ए रैंक के डंजन में पाया जाता है, ये बात किसने सोची थी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बैरियर को ब्रेक कर सकते हो? और फिर तभी वहाँ पर एक और बड़ा जाइंट आ जाता है जो कि अपने जाइंट्स को ही पेल देता है। और इस चीज को देखकर ना यूरी की भी फट जाती है। और अब बड़ा वाला जाइंट सबसे पहले ना यूरी के बैरियर को ब्रेक करता है और अब यूरी का ओवर कॉन्फिडेंस उसे मरवाने वाला है। और फिर आखिरी में जिन्हू से सिर्फ यही कहता है कि ये जो रेड थी वो फेलियर रही। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्हू के डैड को जो कि सो रखे होते हैं। और फिर उनकी आंखें खुलती है और अभी जिन्हू के डैड के सामने उनका ड्राइवर भी होता है। और फिर जिन्हू के डैड उससे बोलते हैं मेरे साथ फिर से आंखें लग गई और वैसे मैं कब से सो रहा था। तो वो जवाब देता है कि आप पहले 23 आवर्स और 46 मिनट से सो रहे थे और आपने मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे रखे हैं कि अगर आप 24 घंटे तक नहीं जागते तो आपको तुरंत ही अस्पताल लेकर जाया जाए, इसलिए मैंने केवल अभी कार को ही रेडी करा हुआ है। और फिर वहाँ पर जो जिन्हू का डैड का ड्राइवर होता है वो उन्हें 2 चीजों के बारे में बताता है। पहली चीज वो उन्हें एक पेशेंट का प्रोफाइल देता है जो कि अभी रिसेंट में ही एटर्नल स्लम्बर से रिकवर हुई है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन्हू की मॉम होती है। और अभी जो जिन्हू के डैड होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि क्या जिन्हू के मॉम के पास पावर है इस बीमारी को क्योर करने की। और फिर वो अपने ड्राइवर से पूछते हैं वैसे दूसरी न्यूज क्या है। तो उसका ड्राइवर बताता है कि वैसे आपसे मिलने कोई आया है जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन्हू की बड़ी बहन होती है, जो कि अपने डैड से पूछती है कि वैसे आप ये बात कब से जानते हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं यूरी को जिसको जाइंट गिराता है और सीधे अपने मुंह के अंदर ले लेता है। और अभी यूरी कुछ नहीं बस उन जाइंट का खाना बनकर रह गया था। और दूसरी तरफ वो जो जाइंट्स होते हैं उन पर टैंक से हमले हो रहे होते हैं, आसमान से भी हमले हो रहे होते हैं, लेकिन उससे उन जाइंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसके बाद हम लोग जापान के एस रैंक हंटर्स को देखते हैं जो कि अपने साथ इसे कहता है कि ये जो बीस्ट है उन पर ये वेपन्स कोई भी काम नहीं करने वाले और हम लोग ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे हुए नहीं बैठ सकते, हम लोगों को अंदर जाना होगा और इन्हें वाइप आउट करना होगा। और इसके बाद 2 हंटर्स निकल जाते हैं जाइंट को हराने के लिए,
लेकिन यहाँ पर जो जायंट होता है ना वो उन्हें इजीली डोमिनेट कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग कैमरामैन को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से इस सब चीजों को लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता है। और इधर ये सब चीजें ना जिन्वू भी अपने टीवी में देख रहा होता है और वो सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी और ये वैसा ही है जैसे कि जीजू आइलैंड में हुआ था। और इधर बंदा कुछ डिसाइड करे उससे पहले ही साइड से आवाज आती है कि वहाँ पर मत जाना। और ये बात ना जिन्हा ने उससे कही होती है। और फिर जिन्वू उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जिस पर जीना जवाब देती है कि मुझे पता है कि तुम उधर जाने वाले हो। और इधर जैसे ही जीना अपने गेट का दरवाजा बंद करती है उधर वैसे ही जिन्वू अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि वैसे मैं नहीं जाने वाला, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है और अभी मेरा प्लान है एक लंबी छुट्टी लेने का। और जाते जाते जिन्वू जीना के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो। और इसके बाद वो पार्क में जाकर अकेले बैठ जाता है और बीरू को बुलाता है और फिर बीरू आकर पूछता है कि यस माय लॉर्ड, बताइए कि आपका क्या काम है। तो जो जिन्वू होता है वो बीरू से अपनी बहन के बारे में पूछता है तो बीरू जवाब देता है कि वो सोने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करती है। तो ये सुनकर अभी जिन्वू जान जाता है कि जो उसकी बहन है वो अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड है और इन 4 सालों में उसने कभी भी उससे रेड में जाने से नहीं रोका, पर अभी वो ये काम कर रही है। और अभी जब जिन्वू वहाँ से जा रहा होता है ना तो उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए। और तभी जिन्वू के सामने अचानक से एक कार आकर रुकती है और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि अभी जिन्वू कहीं पर बैठा हुआ होता है और वो बोलता है कि आपको मुझसे क्या काम है चेयरमैन यू। और यहाँ पर ना वो जिससे बात कर रहा होता है वो जिन्हो के फादर होते हैं। और अब सबसे पहले जो जिन्हो के फादर होते हैं वो जिन्हो के सामने चेक रखते हैं और वो जिन्हो को यहाँ पर ये भी क्लियर कर देता है कि वो कोई अमीर घमंडी इंसान नहीं है जिसे ये लगता है कि वो अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, वो भी जब जब वो एस रैंक हंटर से डील कर रहे हों। लेकिन अब जिन्वू सीधा उनसे काम की बात करने को कहता है और अब चेयरमैन बताता है कि उन्हें वो सेम बीमारी हो गई है जो कि उसके मॉम को थी। और ये सुनकर ना जिन्वू काफी ज्यादा चौंक जाता है और अब वो उनसे पूछता है कि क्या ये बात जिन्वू जानता है। तो जिन्हो के फादर जवाब देते हैं कि मेरे डॉक्टर को छोड़कर मेरे 5 और सेक्रेटरी को ही बात पता है, मतलब कि यहाँ पर टोटल 3 लोग ही बस ये बात को जानते हैं। और फिर जिन्वू हंसते हुए बोलता है कि आई गेस मुझे मिलाकर अब 4 हो चुके होंगे। और ये सुनकर उसके डैड भी हंसते हुए जवाब देते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और अभी जिन्वू के डैड जिन्वू से बस इस बीमारी का इलाज मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिन्वू होता है वो कुछ नहीं बोलता और अभी उसके लिए डिसीजन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि आखिर वो यहाँ पर करे तो करे क्या। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं न्यूज रिपोर्टर्स को जो यहाँ पर जापान की बर्बादी का लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। और भाई मैं यहाँ पर एक ही चीज कहने वाला हूँ कि कैमरामैन नेवर डाई, भाई लोग मरते ही नहीं है कभी भी। इसके बाद हम लोग जिन्वू के कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू को चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आप जापान जाने वाले हो, और साथ में वो ये भी कहता है कि क्या आपने न्यूज नहीं देखी जो जूजियो आइलैंड का रेड है वो इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है और मैंने अपने लाइफ में कभी भी इतने मैसिव बीस्ट नहीं देखे। पर जो जिन्वू होता है वो कहता है अगर मैं सक्सेस हो गया तो पूरी दुनिया के लोग हमारे गिल्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन जिन्वू बोलता है कि लेकिन सर, और अभी जिन्वू भी ना अपने मन में सोचता है कि जो कुछ भी मैं डिसाइड करता हूँ जिन्वू को हमेशा मेरे पे भरोसा होता है, लेकिन इस टाइम पर इसको भी मेरी चिंता हो रही है। देखकर तो ऐसा लगता है कि जो डैमेज है वो काफी ज्यादा सीरियस हो रखा है। और फिर जिन्वू कहता है ठीक है सर, लेकिन मैं भी आपके साथ आऊंगा। और ये सुनकर ना जिन्वू भी चौंक जाता है, बट जिन्वू अपनी बातों को कंटिन्यू करता है। रेड गेट इंसिडेंट, जीजू आइलैंड इंसिडेंट और डबल डंजन इंसिडेंट, क्या आप जानते हो सर कि इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है। तो जिन्वू पूछता है कि क्या चीज, और फिर वो रोते हुए उसको उसकी एक फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर कहीं पर भी नहीं हूँ और वो एक ही चीज है जो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। और ये बात कहने में तो मुझे भी शर्मनाक लग रही है, लेकिन प्लीज गिव मी बैगिंग राइट सर। और ये सुनकर ना जिन्वू चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जिन्वू से एक ऐसी बात सुनूंगा। और इसके बाद उन लोगों के बीच सभी चीज शॉर्ट आउट होती है और वो लोग अब कल जाने वाले हैं जापान। लेकिन उससे पहले जिन्वू अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि जिन्वू तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। और जब जिन्वू खाना खाने के लिए बैठा होता है तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू के डैड के ऑफर को ठुकराता है और कहता है माफ करना पर मुझे डर है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और फिर जिन्वू के डैड कहते हैं कि वैसे तुम्हारी मॉम फिर कैसे फुली रिकवर हो गई। और फिर जिन्वू कहता है कि मिस्टर योंग, अगर मैं जानता कि मेरी मॉम कैसे ठीक हुई तो मैं प्रोफेशनली चुप क्यों रहता। और ये कहने के बाद बंदा वहाँ से निकल जाता है। और जब जिन्वू निकल कर वहाँ से लिफ्ट में पहुँचता है तो वो सोचता है कि वो जिन्वू के फादर थे मे बी।
मुझे उनको सब कुछ सच बता देना चाहिए था। बट अभी वो ये नहीं जानता कि जिन्वो के जो डैड हैं वो किस टाइप के इंसान हैं। और अभी बंदे के पास जो होली वाटर ऑफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और इसीलिए वो इस चीज़ को काफ़ी समझदारी से यूज़ करना चाहता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जिन्वो अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम मुझे अब जाना होगा। तो जिन्वो की मॉम कहती है कि जो तुम्हारे फादर थे वो भी ऐसे ही थे, वो भी खाने के बीच से ही निकल जाते थे जब उन्हें इमरजेंसी कॉल आती थी। और फिर हम लोग देखते हैं जिना को, जो कि सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर जिन्वो आ जाता है और उसके पास बैठता है और वो उसे समझाता है कि भले वो उससे कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर चेयरमैन गो अपना भाषण दे रहे होते हैं, और वहाँ पर जो सभी मीडिया वाले होते हैं वो लोग भी आए होते हैं। और फिर इसके बाद जिन्वो वहाँ पर आता है, जो कि अपना स्पीच वगैरह वहाँ पर देता है। और उसके बाद चेयरमैन गो और जिन्वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, और अब वो लोग फाइनली जापान के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ एक कमाल का एपिसोड खत्म होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जिन्वो और जिन्हू दोनों ही जापान के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जापान के अंदर इवैक्यूएशन का काम चल रहा होता है। इनमें से एक आर्मी मैन डॉक्टर को कहता है कि ट्रक के अंदर इनफ स्पेस नहीं है वुडेड पेशेंट के लिए, इसमें हम लोग कम से कम 3 से 4 पेशेंट ही ले जा पाएंगे। पर वो डॉक्टर कहता है कि ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, इधर 10 से भी ज्यादा पेशेंट है जो कि चल तक नहीं सकते। और तभी वो आर्मी मैन उन पर भड़क जाता है और कहता है कि उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि अभी जल्द ही मरने वाले हैं। जाइंट इधर किसी भी वक्त आते होंगे, अगर तुम लोग यहीं पर रहोगे तो तुम लोग भी मारे जाओगे। फिर वो डॉक्टर कहता है कि मैंने अपने वाइफ को प्रॉमिस किया है कि मैं आखिरी तक यहीं पर रहूंगा। लेकिन तभी जो जाइंट्स होते हैं वो वहां पर अपेयर हो जाते हैं, और जो आर्मी की फोर्स होती है वो उन पर फायर कर रही होती है। लेकिन उन लोगों के छोटे मोटे हमले उन जाइंट्स पर असर नहीं कर रहे होते। जब वो जाइंट उस डॉक्टर पर हमला करने वाला होता है, तभी वो आर्मी मैन बीच में आ जाता है, जो कि अभी कुछ देर पहले डॉक्टर पर भड़का हुआ था लोगों को बचाने के लिए। बाद अचानक से एक साइड वहां पर अपेयर होती है, जो कि उस जाइंट पर लग जाती है, जो कि इस डॉक्टर पर हमला कर रहा था, इससे कि वो जाइंट दूर जाकर गिरता है। ये जो काम होता है वो होता है जीमा का। इसका मतलब ये है कि संग जिन्वो की जो आर्मी है वो सही वक्त पर जापान पहुंच चुकी है। इसके बाद हम लोग एक बिल्डिंग को देखते हैं, जिसके ऊपर से कुछ लोगों के ऊपर पत्थर गिर रहा होता है, पर सही वक्त पे वहां पर जिन्वो आ जाता है, उन सभी को बचा लेता है। और वो जिन्वो को कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर लोगों की हेल्प करूंगा इवैक्यूएट करने में। इस पर जिन्वो से कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर हम लोग जीमा को देखते हैं, जो कि एक जाइंट को पेल देता है। फिर इसके बाद जिन्वो जीमा के ऊपर चढ़ता है और एक जाइंट को काट देता है। के बाद सीन चेंज होता है और हम लोग मैरीलैंड यूएसए को देखते हैं। यहाँ पर जो कुछ हंटर्स होते हैं वो एक साथ बैठे हुए होते हैं, और वो लोग यहाँ पर सभी के सभी जिन्वो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जो जिन्वो है वो जापान की रेड में मारा जाएगा, इसीलिए कोई अपना घर बैक में लगा रहा होता है तो कोई अपनी गाड़ी। के बाद थॉमस कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस से सॉरी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने स्केवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग दौर पर लगाता हूँ कि जिन्वो यहाँ पर सरवाइव कर लेगा। और मैं तुम सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम उस एस रैंक डेट पर फोकस करो जो हमारी बैकयार्ड पर अपेयर हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि डंजन ब्रेक के बाद तुम में से कितने लोग सरवाइव कर पाएंगे। वो लोग ना भी थॉमस की बात को सीरियस नहीं ले रहे होते, ऐसा लग रहा होता है कि ये साला फिर से आ गया हमारा दिमाग खराब करने के लिए। इसके बाद जो थॉमस होता है वो विंडो की तरफ देखता है और देख कर कहता है कि जो जापान है वो सच में एक रियल फन प्लेस बन चुकी है। तुम लोग ये भी देख सकते हो कि जो अमेरिका है वहां पर भी एक एस रैंक गेट अपेयर हो चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं जापान का सीन, जहां पर जो कैमरामैन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग जो अपने घर पर बैठकर देख रहे हो ये बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन जो संग जिन्वो के बीस्ट है वो जायंट्स को टेक डाउन कर रहे हैं। और अभी इस फाइट को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जो संग जिन्वो की आर्मी है वो इस फाइट में डोमिनेट कर रही है। अभी जिन्वो के सामने बीस्ट का ढेर पड़ा हुआ होता है और फिर वो बोलता है अराइज। के बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जापान के हेडक्वार्टर को। यहाँ पर जो वहाँ के लोग होते हैं वो मासुमोटो को बताते हैं कि सर जो नागो है वो ले लिया गया है, और धीरे धीरे सभी चीजें उनके फेवर में आ रही होती हैं। और ये चीज सुनकर मासुमोटो भी काफी चौंक जाता है। उसके बाद मासुमोटो कहता है कि गोटो सही बोल रहा था, वो जो आकी थी वो मैंने पहली बार एयरपोर्ट में देखी थी। यहाँ पर ना वो संग जिन्वो की बात कर रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है मैं अपनी लाइफ में काउंटर हंटर से मिल चुका हूँ, लेकिन कोई भी उसके आसपास तक नहीं आता। और जब मासुमोटो पहली बार जिन्वो से मिला था ना, तो वो उसे नर्वस होते हुए बोला था आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन हम लोग अभी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, तो इसलिए मुझे माफ करना, हम लोग सीधा मुद्दे पर आ रहे हैं कि जो जाइंट्स है वो इधर की तरफ ही आ रहे हैं जैसा कि हमने बताया था। सो प्लीज फोकस ऑन यूर डिफेंस अराउंड ओसाका। और अभी मासुमोटो को ऐसा लग रहा होता है कि चाहे जिन्वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर वो इन जाइंट्स को नहीं हरा सकता और अभी उसे दूसरी कंट्रियों से नेगोशिएट करना होगा। लेकिन जिन्वो उनसे कहता है कि मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, और ये सुनकर ना वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी चौंक जाते हैं। और वो लोग जिन्वो को कहते हैं अरे भाई तू आखिरकार सोच क्या रहा है,
और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम मासूमोटो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या उसका प्लान उन सभी जायंट्स को अकेले हराने का है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जायंट्स के शैडो को जिसको जिन्हों ने अभी एक्सट्रैक्ट किया है और वो उनका नाम नंबर वाइज रखता है। और अभी बंदे के दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके जायंट के कॉप्स की तरफ जाएगा और वो उन सभी को अपने शैडो आर्मी में एक्सट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन उससे पहले वो जिन्हों को कहता है कि आगे जाओ और थोड़ा सा बेड रेस्ट कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जो सुनकर जिन्हों जवाब देता है कि ठीक है। और इधर जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सब देखने में काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है लेकिन अभी तो चीजें स्टार्ट ही हुई है। और अब हमें जिन्हों के थ्रू बताया जाता है कि उसके जो सभी जायंट शैडो सोल्जर्स हैं वो ऑल ओवर जापान में स्प्लिट हो चुके हैं जो कि हंटर्स की हेल्प कर रहे हैं और जायंट्स को किल कर रहे हैं। और फर्क नहीं पड़ता वो कितनी बार भी डिस्ट्रॉय हो जाए, वो बार बार रीजनरेट कर रहे हैं। और इस तरह जो थके हुए जायंट्स हैं उनके पास कोई चांस ही नहीं बचता उन्हें हराने का। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि जापान में एस रैंक डंजन ब्रेक होने के कारण उधर एक वेव आ चुकी है डंजन ब्रेक की, जिसके अंदर से लो रैंक बीस्ट निकल रहे हैं और सीडीज को कांग्रेट कर रहे हैं। और इसके लिए इवेक और सरपस जो इफेक्ट है वो सेम टाइम पर हो रहे हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं डंजन ब्रेक की 7वीं रात को जहाँ पर जिन्हो और जिन्हो एक साथ घूम रहे होते हैं। और तभी जिन्हो जिन्हो से पूछता है कि क्या सर यहाँ पर सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आप मुझे इसके बारे में बताइए। और यहाँ पर वो उस गार्ड की बात कर रहा है जो कि इस गेट को गार्ड करता है। लेकिन तभी साइड से जिन्हो के पास कोई आता है और वो कहता है हेलो मिस्टर संग। और वो जो बंदी होती है ना वो आखिरकार और कोई नहीं बल्कि हानिकावा होती है। और फिर जिन्हो उससे पूछता है कि यहाँ पर आखिरकार और कोई हंटर क्यों नहीं दिख रहा है, तो हानिकावा उसका जवाब देते कि हाँ टोक्यो में और कोई हंटर नहीं है मेरे को छोड़ के, और जो स्पॉन पर टोक्यो पे डैमेज हुआ है उसको हम असिस्ट तक नहीं कर सकते। और अब यहाँ से जायंट रिस्पॉन हो रहे हैं और पूरे रीजन में फैल रहे हैं। और अब हानिकावा जिन्हो को सब कुछ बताती है कि जो उनके साथ हुआ है। और इसके अंदर ये भी इंक्लूड होता है कि जो 3 एस रैंक हंटर से वो मारे गए और इसके अंदर अपना यूरी भी इंक्लूड है। और फिर जिन्हो बोलता है तो फिर ठीक है मैं इस बड़े वाले को संभालता हूँ। और अब हम लोग जल्दी ही उस बड़े वाले जायंट और जिन्हो की फाइट देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिन्हो अपने मन में सोचता है कि ये जो सिटी है उसमें आग नहीं लगी हुई, ये तो सिर्फ एक तबाही है जो कि डीमन कैसल की तरह लग रहा है। और अगर ये बर्बाद सिटी डीमन कैसल का हिंट दे रही है जो कि सिस्टम के द्वारा है, तो जो आर्किटेक्ट वो एक्चुअली में मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि जो डीमन कैसल की जला गया वो एक फोर्स रोइंग है एक सर्टन इवेंट के बारे में जो कि फ्यूचर में होने वाला है। बट अब चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए वो उसे रोकेगा, इसीलिए तो वो इतना ताकतवर बना है और उसने इतनी ट्रेनिंग करी है। और फिर जिन्हो हानिकावा को कहता है कि चलो शुरू करते हैं, जिस पर हानिकावा कहती है कि रुको अभी दूसरे हंटर्स नहीं आए। तो जिन्हो जवाब देता है कि नहीं उनकी कोई जरूरत भी नहीं है। और इसी दौरान हम लोग जापानीज हंटर को भी देखते हैं, वो भी एस रैंक हंटर्स को जिनकी हालत एक जायंट को हराने में ही खराब हो चुकी होती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्हो को जिसकी जो आर्मी होती है वो सभी एक ही जगह गैदर हो रही होती है। और इसी दौरान हम लोग बीरू को भी देखते हैं जो कि आसमान से जिन्हो के पास आता है और आते ही उसे ग्रीट करता है। और फिर सबसे पहले जिन्हो अपनी आर्मी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर हो, तुम सभी ने अच्छा काम किया, जिस पर बीरू कहता है कि थैंक यू मास्टर। और अभी फाइट शुरू होने से पहले जिन्हो से कहता है कि वो हानिकावा को यहाँ से लेकर चला जाए। और फिर जो जिन्हो होता है वो ऐसा ही करता है और फिर जो जिन्हो और हानिकावा होते हैं ना वो वहां से निकल लेते हैं। इसके बाद अब अपना रियल गेम शुरू होता है जहाँ पर जिन्हो कहता है अराइज। और ये बोलने के बाद ही जितने भी वहां पर जायंट की कॉप्स होती है जिनको जिन्हो ने मारा था वो सभी के सभी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। और अब जिन्हो अपने सभी शैडो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है उस बड़े से जायंट पर हमला करने के लिए। और अब जो जिन्हो की आर्मी होती है ना वो सभी के सभी एक साथ उस बड़े से जायंट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये कितनी बड़ी आर्मी है ये तो तुम लोग खुद ही अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और जो जिन्हो की आर्मी होती है ना वो उस बड़े से जायंट के पास पहुंचने वाली होती है, पर तभी वो जो जायंट होता है ना वो अपनी आंखें खोलता है और उसका जो मकसद होता है वो उन सभी को मारना होता है। और ये चीज ना जिन्हो भी नोटिस कर लेता है और इसके बाद वो जायंट एक ही ब्लो में काफी सारे आंट्स को मार कर रख देता है। और अभी इस फाइट के अंदर वो जो बड़ा सा जायंट होता है उसके अटैक्स काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो रहे होते हैं और वो काफी जल्दी काफी सारे शैडो सोल्जर्स को हरा रहा होता है, जो देखकर जिन्हो भी सोचता है ये क्या इनक्रेडिबल पावर है, इसने अपने एक ही हमले में मेरे सैकड़ों सोल्जर्स को वाइप आउट कर दिया। और अभी बेसिकली कहा जाए ना तो जिन्हो है वो उस जायंट के पावर को अपने मन में अप्रिशिएट कर रहा है। और अब इसके बाद वो अपने मन में ये सोचता है कि उसके हिसाब से 2 तरीके हैं अनप्लीजेबल फीलिंग को खत्म करने का। पहला ये कि जिस चीज से तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है उस चीज से तुम भाग जाओ और उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। और दूसरा ये कि जिस चीज से तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है उस चीज को तुम जड़ से उखाड़ फेंचो, उसे खत्म कर दो। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस जायंट पर एक फायर अटैक आता है और साइड से उसका एक शैडो बना हुआ जायंट भी उस पर अटैक करता है,
लेकिन सबसे पहले वो जायंट उस फायर अटैक को रोकता है और उसके बाद उस जायंट को जो उस पर हमला करने वाला था। और अब बारी आती है एंट्स की, जो कि उसके पैरों पर चढ़ जाते हैं और उसे मारने के लिए ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वो जायंट अपने पैर हिलाता है और उससे सभी एंट जो होते हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं। और अब बारी होती है बीरू और इग्रिस की, लेकिन जिन्हों उन्हें फाइट में उतरने से रोक देता है और अपने मन में सोचता है मैंने इससे इतना सो एक्सपेक्ट किया ही था और मेरे पास अभी इनफ माना है और मैं जब तक इस पर हमला करता रहूंगा तब तक मुझे इसका वीकनेस पता न चल जाए। और दूसरी तरफ हम लोग उस बड़े से जायंट को देखते हैं जो कि जिन्वो के शैडो सोल्जर्स को डोमिनेट कर रहा होता है। और अभी जो जिन्वो का माना होता है वो काफी तेजी से डिक्रीज हो रहा होता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है ये जो जॉइंट की बॉडी है वो आर्मर से सील्ड है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि इसने कोई आर्मर पहन रखा हो और इसीलिए वो डिफेंड भी नहीं कर रहा और इस वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है। लेकिन तभी उसे वो पल याद आता है जब उस जायंट ने फायर से अपने आंखों को प्रोटेक्ट किया था। और अब जिन्हू समझ जाता है कि आखिरकार उसे क्या करना है और अब वो बुलाता है काइजल को। और अब काइजल, बीरू और इग्रिस साथ में उस जायंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला हमला बीरू उस जायंट पर करता है, लेकिन वो जायंट बीरू के हमले को डॉज कर लेता है। और फिर हम लोग देखते हैं इग्रिस को जो कि काइजल के ऊपर बैठा हुआ था और फिर वो अपना हमला उस जायंट की तरफ कर देता है। लेकिन जैसे ही वो हमला जायंट की आंखों पर लगने वाला होता है वो जायंट उस हमले को डॉज कर लेता है और फिर वो जो अटैक होता है वो लगता है खाली बिल्डिंग पर। और ये चीज देखकर जिन्हो सोचता है कि यस, ये बात मैं जानता था। और अब जो जायंट होता है वो सबसे पहले काइजल को पेलता है, लेकिन जो इग्रिस होता है वो उसके हमले से बच जाता है। पर ये चीज ना उस जायंट ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और तभी वो देखता है अचानक से इग्रिस को जो कि उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और वो उसकी तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है। और जैसे ही इग्रिस अपना ठंडर अटैक उस पर करता है तो वो उसे ब्लॉक करता है ताकि उसकी आग पर वो अटैक ना लग जाए। लेकिन ये चीज ना उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो जो आग होती है ना उसके अंदर से निकलता है हमारा संग जिन्वू और फिर वो उसका एक आग फोड़ देता है। और फिर वो अपने बैड सी स्माइल के साथ सोच रहा होता है कि ये बात मैं जानता था। और फिर साइड से बीरू की एंट्री होती है जो कि उस जायंट की तरफ आगे बढ़ता है और उसे काट कर रख देता है। और दूसरी तरफ जो अपना जिन्वू है ना वो काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है और वो यूज करता है अपनी कमांडर अथॉरिटी स्किल का। और उसके बाद एक तरफ बीरू और एक तरफ जिन्वू उस जायंट को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर रहे होते हैं। और ये देखकर ना हानिकावा भी बोलती है ये जो लड़ाई है वो किसी हंटर और बीस्ट के बीच नहीं रही, अब ये जो बैटल है वो दो मॉन्स्टर्स के बीच में है। और अब जिन्वू भी अपनी म्यूटिलेशन स्किल का यूज करता है और अब एक तरफ बीरू और एक तरफ जिन्वू उस जायंट को काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं। और अब एक पॉइंट ऐसा आता है जब उन्होंने फाइनली उस जायंट को हरा दिया है और अभी जिन्वू के पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपने एनिमी को डिफीट कर दिया है और अभी उसका लेवल अप होता है। लेकिन अभी जो जिन्वू होता है वो ये नोटिस करता है कि उसके पास अभी ये नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपने डेंजन के ओनर को हरा दिया है। इसका मतलब ये है उसकी नजरों में कि ये जो रेड है वो अभी खत्म नहीं हुई। इवन वो जो जायंट होता है ना उसकी शैडो पे बंदा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से जिन्वू को कुछ सेंस होता है और वो जिन्वू को अपने पास आने से रोक देता है। और इधर जिन्वू की फट रही होती है कि आखिरकार ये बंदा करना क्या चाहता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस जायंट के अंदर से एक शैडो सोल्जर निकलता है जो कि और कोई नहीं बीरू होता है। और फिर बीरू जिन्वू को कहता है कि मेरे किंग ये मैं हूँ। और फिर जिन्वू बीरू से कहता है अच्छा ये तुम हो। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि ये जायंट भले ही मर चुका है लेकिन इसका माना इनफ है बीरू के प्रेजेंस को हाइड करने के लिए। इसके बाद जो गेट होता है ना उसमें से अलग ही ऑरा निकल रही होती है और ये चीज ना वहां पर सभी के होश उड़ा देती है। और फिर जिन्वू जो सामने से माना स्टॉर्म आ रहे थे ना उसको ब्लॉक करता है अपने हाथों का यूज करके। और इस माना स्टॉर्म को देखकर ना बंदे को जिनो के भी चिंता हो जाती है और वो जिनो की तरफ देखता है। और जो यहाँ पर इग्रिस था ना उसने जिनो को प्रोटेक्ट किया हुआ था और उस माना की पावर का अंदाजा तुम इस चीज से लगा सकते हो कि उस माना ने जिन्वू को कट दे दिया, जो चीज ना बंदे के साथ पहले कभी भी नहीं हुई थी। और अब वो जिनो को चिल्लाते हुए कहता है कि जिनो तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि आखिरकार क्या माजरा है। और फिर जिनो उन्हें कहता है कि सर अपना ध्यान रखना आप। इसके बाद जिनो अब तेजी से गेट की तरफ आगे बढ़ता है और गेट के अंदर एंटर कर जाता है। और वो जो गेट के अंदर की जगह होती है ना वो काफी ज्यादा मैसी होती है। और फिर साइड से बीरू जिन्वू को कहता है कि मेरे किंग क्या आपने ये वॉइस सुनी? तो फिर जिन्वू कहता है कि हाँ, क्या तुमने भी ये वॉइस सुनी है? और अभी ना जो उन्हें आवाज आ रही थी वो हंसने की होती है। और फिर जिन्वू अपने मन में सोचता है पहले हमारे एनिमी ने गेट को ब्रेक कर दिया और अब वो हंस रहा है, जो चीज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। और फिर वो बीरू को कहता है कि चलो फिर ठीक है हम लोग आगे चलते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं जायंट को जो कि काफी ज्यादा खुश होता है जिन्वू को देखकर। और ये जायंट ना पेड़ियों में बंधा होता है और वो रूलर्स को भी यहाँ पर मेंशन करता है। और उसके बाद वो जिन्वू को सैडोमोनाउंस बोलकर उसका वेलकम करता है।
और अब वो बोलता है कि तुम मुझे इस चैन से फ्री करो, मैं जानता हूँ कि रूलर्स का क्या प्लान है और मुझे ये बात रूलर्स को इन्फॉर्म करनी है। उसके बाद जब वो जिन्वो को ध्यान से देखता है तो वो चौंक जाता है और कहता है तुम तो वो नहीं हो जिसको मैं जानता था। और अब इसके बाद जिन्वो उससे कहता है क्या तुम्हारी ये हालत रूलर्स या फिर तुम उसे जो भी बुलाते हो उन्होंने किया है। और फिर वो जायंट जिन्वो से कहता है उन्होंने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया है एज अ स्टेपिंग स्टोन और अभी जल्द ही एक वॉर होने वाली है। और अभी नहीं सुनकर जिन्वो भी सोच में पड़ जाता है कि वो काफी सारे बीच से बात कर चुका है, लेकिन कोई भी अपने ओरिजिन्स को और चीजों को ऐसे नहीं समझा पाया जैसे कि ये बंदा समझा रहा है। और फिर वो उससे पूछता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये जो रूलर्स है वो आखिरकार है कौन। जो सुनकर वो बंदा जवाब देता है कि दे आर द लॉन्ग टाइम एनिमीज फॉर द मोनार्च। और जिन्वो को ऐसा लगता है कि अगर ये लोग मोनार्च के एनिमीज है तो इसका मतलब वो लोग मेरे भी एनिमीज होंगे। और उसके बाद जिन्वो उससे कहता है कि क्या उन्होंने ही तुम्हें यहाँ पर बांधा हुआ है। जो सुनकर वो बीस्ट जवाब देता है कि हाँ, और मैं भी एक मोनार्च हूँ और अभी के टाइम पर जो सभी रूलर और मोनार्च हैं वो सभी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और अभी तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम उन सभी को हैंडल कर सको और अभी तुम्हें अपने एलॉय से ही फाइट बैक करनी होगी। तुम मेरे सील को अनलॉक करो और मैं इस चीज में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो जिन्वो कहता है कि अरे तू एक बीस्ट है, तो मुझे ये बता कि मैं तेरी बातों पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। तो फिर वो मोनार्क कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने आप पर बिलीव दिलाता हूँ। और उसके बाद वो एक स्पेल पढ़ने लगता है जिससे जिन्वो के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि जो मोनार्च ऑफ द बिगनिंग जिसका नाम लिगिया है वो एक कसम खाता है भरोसे की। और ये देख कर जिन्वो जो होता है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जो उसका जवाब होता है ना वो यस में होता है। और फिर लिगिया उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, चलो फिर मेरी सील्ड को रिलीज कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो जिन्वो कहता है ठीक है, अब मैं तुम पर बिलीव कर सकता हूँ। और जब जिन्वो कुछ बोलने की कोशिश करता है ना तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता और तब उसे पता चलता है कि ये जो प्लीज है वो सिर्फ भरोसे पर काम करती है और जो भी इस प्लीज के अंदर होता है वो झूठ नहीं बोल सकता है। और इसका मतलब यही होता है कि जिन्वो उसका बेवकूफ बना रहा था। तो फिर जिन्वो कहता है कि ठीक है, अब मैं समझ गया, लेकिन तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतना फ्रीली बात कैसे कर पा रहे हो उन दूसरे मैजिक बीस्ट को छोड़कर। जो सुनकर जो लिगिया होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो जिन्वो उसे एक्सप्लेन करता है वो मॉन्स्टर्स जो गेट के बाहर निकल रहे हैं। तो लोगिया उससे कहता है कि ओ तुम्हारा मतलब है डंजन ऑफ केस से, लेकिन इसके बदले मैं भी तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम कैसे डंजन ऑफ ब्लेस और मोनार्च को सेम प्लेस पर रख सकते हो। और अभी तुम लोग ये समझ सकते हो कि जो सभी मॉन्स्टर्स और बीस्ट हैं वो वॉर से बचने वाले सर्वाइवल्स हैं जिसे रूलर्स अर्थ पर भेज रहे हैं। और फिर जिन्वो उससे पूछता है क्या तुम उन्हीं सोल्जर्स की बात कर रहे हो जिन्होंने सिल्वर आर्मर पहने होते हैं और उसके बैंक पर विंग्स होते हैं। और फिर लिगिया कहता है कि हाँ, वो सभी लोग रूलर्स के सोल्जर्स हैं। और अभी जिन्वो के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि आखिरकार क्यों जो रूलर्स हैं वो बीस्ट को हमारी दुनिया पर भेज रहे हैं। और इसी के साथ जो अपना ये एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जिन्वो ने लिगिया से पूछा था कि आखिर क्यों रूलर बीस्ट को हमारी दुनिया में भेज रहे हैं, और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि लिगिया जिन्वो को उसकी बातों का जवाब देता है। जैसा कि मैंने कहा था कि वो लोग वॉर की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग इस दुनिया को बैटल फील्ड में बदलना चाहते हैं जिससे वो मोनार्क से फिर से फाइट कर सके। लेकिन जिन्वो को ना लिगिया की बातों पर सही से भरोसा नहीं हो रहा होता और वो कहते हैं अगर वो लोग इस दुनिया को बैटल फील्ड में बदलना चाहते हैं बीस्ट को यहाँ भेजकर, लेकिन ये चीज ऐसे कैसे काम करती है। तो लिगिया बताता है ये चीज काफी सिंपल है, वो लोग तुम्हारी दुनिया को माना से म्यूट कर रहे हैं। और ये सुनकर ना जिन्वो भी चौंक जाता है, लेकिन जो लिगिया होता है वो अपनी बातों को कंटिन्यू करता है कि जब मैजिक बीस्ट गेट से निकलते हैं तो उन्हें एज अ कर्स देखा जाता है और जब माना तो उसे ऐसा ब्लेसिंग। और काफी सारे लोगों को इस बात पर बिलीव है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर माना कंटेक्ट होता है लाइक असेसियन स्टोन या फिर माना क्रिस्टल, वो अभी के समय में ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बन चुके हैं। और ऐसे ही वो उसे बता रहा होता है। और अब जिन्वो उससे पूछता है कि जो तुम वॉर कह रहे हो उसका एक्चुअली में क्या मतलब है। तो लिगिया उसे इस बात का भी जवाब देता है कि अभी जल्द ही एक रीमैच होने वाला है मोनार्क और रूलर्स के बीच और जो तुम्हारी दुनिया है वो एक नर्क में बदल जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी करो, हमारे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम दोनों मिले हुए हैं तो रूलर्स और मोनार्क एक साथ इंटरोगेट करेंगे और ऐसा हो सकता है कि जो रूलर्स है उन्होंने अपना चाल चलना शुरू भी कर दिया हो। और उसके बाद सुनकर ना जिन्वो उससे पूछता है कि तुम कह रहे हो कि वो कमीने मेरे पीछे आएंगे, लेकिन ऐसा क्यों। तो लिगिया उससे कहता है क्या तुम अभी तक नहीं जानते ये बात, एक्चुअली में जो तुम्हारे पास पावर है ना ये तुम्हारी पावर नहीं है बल्कि ये तुम्हारे किसी राइटफुल ओनर से मिली है जिसने के मोनार्क को बिस्टेट किया, इसलिए तुम रूलर्स और मोनार्क दोनों के टारगेट हो और मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो क्या तुम अभी भी मेरी हेल्प नहीं करोगे। और अब उसकी बातें सुनकर ना जो जिन्वो होता है वो अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और अब वो थोड़ा सा एसबॉर्न की तरह दिख रहा होता है।
और फिर वो उससे कहता है कि अगर तू रियल में मेरा हेल्प करना चाहता है तो फिर कैसा रहेगा कि तू मेरा एक शैडो सोल्जर ही बन जाए। और एसबॉर्न की छोटी सी झलक देखकर ना जो लीगिया वो पूरी तरह चौंक गया था और अब वो फिर से जिन्वो को देखता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है उसके लिए। और फिर वो कहता है जो रूलर्स और मोनार्क हैं उन्होंने स्पिरिचुअल बॉडी को पोजेस कर रखा है, वो स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है अगर तुम उन्हें मार डालो तो, इसलिए तुम उन्हें अपने शैडो सोल्जर्स में टर्न ऑफ नहीं कर सकते और इसलिए मैं तुम्हारा शैडो सोल्जर्स नहीं बन सकता। और अब मैंने तुम्हें एक इनफ रीजन भी दे दिया है मेरी हेल्प करने के लिए। और अब जिन्वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और अपना डैगर निकालता है, लेकिन अभी भी उसे कुछ सही फील नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करता है। और जब वो उसकी दूसरी वीडियो को ब्रेक करने वाला होता है, तुम्हारी बातों का मतलब है कि तुम ह्यूमैनिटी के साथ हो, लेकिन तभी जो लीगिया होता है वो कुछ बोलता ही नहीं, वो बिल्कुल चुप हो जाता है। और तभी जिन्वो उसे काफी गुस्से वाली नजरों से देखता है और वो उससे कहता है कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे, क्या ये सब प्लेस ऑफ ट्रस्ट के कारण तो नहीं है। और इसी दौरान न जिन्वो लीगिया के गर्दन के पीछे असेसियन स्टोन को भी देखता है और फिर वो उससे कहता है कि जब तक ये असेसियन स्टोन तुम्हारे नेक पर लगा हुआ है तब तक तुम्हें रूलर्स की आवाजें सुनाई देंगी कि ह्यूमंस को मार दो और अब न तुम भी दूसरे मैजिक बीस्ट की तरह ही हो। और ये सुनकर न लीगिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो उसका एक हाथ फ्री हुआ था वो उससे जिन्वो पर हमला करता है, लेकिन जिन्वो उसके हमले को डॉज करता है और सामने से अपने डैगर से उसे स्टैप कर देता है। और फिर वो कहता है मैं तुम्हें ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता, तुम तो काफी ज्यादा रिस्की हो। और फिर जिन्वो उसके पास आकर कहता है तुम एक क्लाइमेट क्रॉस कर सकते हो, लेकिन लीगिया कहता है कि नहीं, ये काम मैं नहीं बल्कि ये काम तुम करोगे। और जब साइड में जिन्वो शांत खड़ा होता है तो इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश लीगिया करता है और वो जिन्वो पर हमला करता है, लेकिन जिन्वो काफी तेजी से अपने डैगर को उसके मुंह पर घोंप देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से लाल पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। और अब इस पॉइंट पे लीगिया काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो जिन्वो से कहता है कि ये फाइट डंजन ऑफ केस और ह्यूमंस के बीच है ना, इससे ये पता चलता है कि जो तुम्हारी दुनिया है वो काफी ज्यादा जल्दी एक बैटल फील्ड में चेंज होने वाली है। और मैं ये प्रे करता हूँ कि जिन सभी लोगों को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना, वो सभी लोग इस हेल फायर में जलकर राख हो जाएं। और जाने से पहले जिन्वो उससे कहता है कि जो तुम कह रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और आखिर में जिन्वो उसकी गर्दन को काट देता है और अब फाइनली जिन्वो ने लीगिया को हरा दिया है। और जब जिन्वो वहां से जा रहा होता है ना तो वो सोचता है यार ये काफी ज्यादा बुरा है कि मैं उसे अपने शैडो शोल्डर में ऐड नहीं कर पाया, लेकिन उसके बदले मैंने ये ले लिया। और अभी जो तुम लोग स्क्रीन पर देख रहे हो ना वो चीज जिन्वो को लीगिया के पास से मिली है। और फिर जिन्वो वहां से निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं घर को, जहाँ पर दो लोग आए होते हैं किसी से मिलने के लिए। और जिस बंदे से वो लोग मिलने आए हैं उसका नाम होता है क्रिस्टोफर रेड और ये एक नेशनल लेवल हंटर है। और जो लोग उससे मिलने आए होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि डेप्यूटी डायरेक्टर और मिस लेनर होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उन लोगों को एक जगह बैठे हुए दिखाया जाता है और यहाँ पर जो क्रिस्टोफर रेड होता है वो उन्हें सीधे बोल देता है कि अगर आपका जो डंजन वगैरह का सीन है तो मैं इसके लिए काफी ज्यादा बिजी हूँ और मैं वहां नहीं जाने वाला। तो फिर मिस नोर्मा कहती है कि हम लोग इस चीज के लिए नहीं आए, हमारे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। और फिर क्रिस्टोफर कहता है कि क्या कोई चीज एस रेंगेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर नोर्मा कहती है कि क्रिस ऐसे काफी ज्यादा चांसेस है कि तुम फ्यूचर में मारे जाओ। और ये सुनकर अब बंदा चौंक जाता है और सबसे पहले वो गुस्से में अपनी चाय रखता है और फिर वो गुस्से में कहता है कि मिस नोर्मा आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसका आभारी हूँ, लेकिन मुझे अभी ये नहीं लगता कि अभी मजाक वगैरह का समय है। और फिर वो गुस्से में मिस नोर्मा की तरफ देखता है और कहता है कि क्या कोई ऐसा बंदा कैपेबल भी है जो वो मुझे मार सकता है, क्या आप यहाँ पर सीरियस तो हो ना। और फिर मिस नोर्मा बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक सपना आया था जहाँ पर कुछ लोगों ने तुम्हें घेर लिया था। लेकिन ये बात सुनकर ना वो बंदा और भड़क जाता है और ये बात भी डिक्लेयर कर देता है कि मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता। और अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंदे का जो घमंड है ना वो हुई उसे डुबाने वाला है। और फिर मिस नोर्मा कहती है कि मैंने अपने सपनों में ये क्लियरली देखा था। और फिर क्रिस्टोफर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे बातों पर यकीन करता हूँ, लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ कि किस बंदे से आखिरकार मैं हेल्प मांगू। और क्रिस्टोफर को ऐसा लग रहा होता है ना कि दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उसकी हेल्प कर सके। तो मिस नोर्मा कहती है कि मुझे लगता है कि एक ऐसा बंदा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है और उस बंदे का नाम है संग जिनवू, एक ऐसा हंटर जो कैलिबर है और वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग संग जिनवू को देखते हैं जो कि फाइनली अब गेट से बाहर निकलता है और वो इस चीज का शुक्र मना रहा होता है कि उसने उस बीस्ट को पूरा फ्री नहीं किया था, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो जिनवू को काफी ज्यादा
प्रॉब्लम हो जाती और इस वक्त वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जायंट्स को हराने की खबर है वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है और जिन्वो के इस कारनामे से जो पूरा सोशल मीडिया है वो क्रैश हो रखा है और अभी सभी जगह जिन्वो के बारे में ही बात चल रही होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक जायंट को जो कि समुद्र के पास चला गया था, लेकिन एक नेशनल लेवल हंटर ने उसे पेल दिया था। और फिर हम लोग देखते हैं मासूमोटो को जिन्होंने खुद ही खुद को अरेस्ट करवा लिया है क्योंकि उन्होंने जो कारनामे किए हैं ना उसके हिसाब से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं ली है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अमेरिका का सीन जहाँ पर पार्टी चल रही होती है क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली उस एस रैंक गेट को क्लियर कर दिया था। और फिर हम लोग उन्हीं दो बंदों को देखते हैं जिन्हें की लग रहा था ना कि जो संग जिन्वो है वो जापान के एस रैंक गेट को खुद क्लियर नहीं कर पाएगा। और तभी उनके पास आ जाता है थॉमस जो कि कहता है कि तो तुम लोग यहाँ पर हो, तुम्हें अपनी बेट याद तो है ना। लेकिन तभी वो लोग ऐसा बिहेव करने लगते हैं जैसे कि उन्हें अपनी कुछ बातें याद ही नहीं है। और उसके बाद थॉमस एक बंदे के पास आता है और उसे कहता है कि ये टाई तुम पर काफी ज्यादा सूट करती है। और फिर वो बंदा बोलता है कि वैसे मैंने तो कोई बैट लगाई ही नहीं थी। और फिर थॉमस कहता है कि मुझे तुमसे वो टाई चाहिए, लेकिन वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं देने वाला। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि जो थॉमस है उसने उससे टाई छीन ली है और वो उसे पहनकर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वैसे ये टाई मेरे पे कैसी लग रही है, जिस पर उसके असिस्टेंट कहती है कि ये टाई काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन ये आपकी हवाई शर्ट पे अच्छी नहीं लग रही। जिस पर थॉमस कहता है कि हाँ ये मैंने भी सोचा था और फिर वो उस टाई को फेंक देता है। और फिर थॉमस की असिस्टेंट उसे एक काम की बात बताती है कि जो उनके यहाँ इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिनके अंदर जिन भी गिल्ड को इनवाइट किया गया है उनके अंदर आजिन गिल्ड भी इंक्लूड है और आजिन गिल्ड जो होती है ना वो हमारे संग जिन्वो की गिल्ड है। और ये पता चलने के बाद ना जो थॉमस होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अभी उसे मौका मिलने वाला है संग जिन्वो से मिलने का। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं संग जिन्वो को जिन्होंने सभी बीस्ट के शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लिया है लेकिन एक को छोड़कर जो कि यहाँ से भाग गया था। और जब सभी चीजें वहाँ पर अच्छी चल रही होती है तभी वहाँ पर हानिकावा आती है जो कि जिन्वो को उसका फोन देती है क्योंकि उसे किसी का कॉल आया हुआ होता है। और जैसे वो कॉल उठाता है ना वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर वो जिन्वो से कहता है सर मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे फिर से कोरिया जाना पड़ेगा। और फिर जिन्वो पूछता है कि वैसे कुछ हुआ है क्या, जिस पर जिन्वो कहता है कि मुझे वैसे तो सब कुछ क्लियर नहीं बताया गया लेकिन मुझे इतना कहा गया है कि मैं जल्दी से उड़कर घर आ जाऊं बिकॉज फैमिली इमरजेंसी। और फिर हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहां पर जिन्हू को पता चलता है कि उनके फादर को इटरनल स्लम्बर हो चुका है और वो अभी एक गहरी नींद में है, जो देखकर जिन्हू चौंक जाता है और अब वो अपने फादर के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन जो उसके सामने असिस्टेंट होता है ना वो उसे रोक देता है और वो उससे कहता है कि हंटर जो अपनी माना को कंट्रोल नहीं कर सकते वो उनके लिए एक खतरा ही है, वो बस उसकी कंडीशन को खराब ही करेंगे। और अभी बंदा इतना ज्यादा निराश हो चुका है ना कि वो खुद को नकारा बेटा समझ रहा होता है और शायद से जो जिन्वो का असिस्टेंट होता है वो उसे एक किताब देता है और फिर जिन्वो कहता है कि ये चीज क्या है और फिर वो असिस्टेंट कहता है ये एक ऐसी चीज है जिस पर चेयरमैन काम कर रहे थे अपनी कॉन्शियसनेस खोने से पहले। और जैसे ही बंदा उस किताब को खोलकर देखता है ना तो वो देखता है कि उसके फादर ने उसके अचीवमेंट को संभाल कर एक किताब में रखा हुआ है, जो देखकर ना बंदा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर उसका असिस्टेंट बताता है कि ऐसा नहीं है कि जो चेयरमैन है वो आपसे प्यार नहीं करते, उनकी आपको लेकर काफी सारे एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जैसे वो घर जा रहे होते हैं ना वैसे जिन्वो को कुछ फील होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उधर कोई होता ही नहीं है, लेकिन उधर एक्चुअली में कोई था जो कि होता है हमारा जिन्वो। और अब वो उस जगह आ चुका है जिस जगह पर जिन्वो के फादर थे और उसके बाद वो अपने होली वाटर ऑफ लाइफ का बोतल खोलता है और तुम लोग अब समझ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्वो की बड़ी बहन को जो कि अपने फादर से मिलने के लिए आई होती है हॉस्पिटल में और वो काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है। लेकिन जैसे वो अपने फादर को देखती है जिनकी आंखें खुल चुकी है और वो सही हो चुके हैं तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर हम लोग वहां पर एक इमोशनल मोमेंट को देखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं जिन्वो को जो कि हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो कहता है कि ये काफी जल्दी है लेकिन हैप्पी बर्थडे जिन्वो। और जब जिन्वो चीजों को ठीक करके वापस जापान जाने का सोचता है तो वो देखता है कि उसके शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करने में 1 घंटा 54 मिनट अभी भी बाकी है। और फिर वो सोचता है कि अभी मेरे पास इतना फ्री टाइम है तो आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और वो कहता है मेरे पास कोई बंदी भी नहीं है जिससे मैं बात कर लूं। और बंदी सी ना उसे चाहिन की याद आ जाती है जिसने कुछ ही टाइम पहले उसे प्रपोज किया था। उसके बाद जिन्वो कहता है कि मैं भी मुझे कौन से डेंजन में जाना चाहिए जिसको मैंने अभी तक क्लेम नहीं किया। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते
हैं क्रिस्टोफर रेड के घर को, जहाँ पर बंदा आराम से सो रखा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है क्योंकि उसको कुछ सेंस होता है और फिर बंदा अपने कमरे से बाहर निकलता है और जब वो अपने आसपास देखता है तो सोचता है कि अभी आसपास काफी शांति है। और फिर जो बंदा होता है वो एक वाइन की ग्लास को ग्रैब करता है और फिर वो उसे जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि ये जो वाइन की ग्लास है वो टूट चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सुना। और अभी बंदे को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिरकार चल क्या रहा है। और फिर वो सीढ़ियों की तरफ जाता है और कहता है कि उधर कौन है। और फिर क्रिस्टोफर रेड को ड्यूटी डायरेक्टर की एक बात याद आती है जब उन्होंने चेयरमैन गो का नंबर दिया था। लेकिन बंदा अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या उन्होंने मेरा फ्यूचर देख लिया। और अब उसके बाद क्रिस्टोफर रेड के घर में एक मोनार्क समन होता है। इवन उसके पीछे भी और 2 मोनार्क होते हैं। और अब एक मोनार्क अपने साथी से कहता है कि अब तुम ह्यूमंस को ऐसे जाने दोगे तो तुम कुछ भी गेन नहीं करोगे। और जो क्रिस्टोफर रेड होता है ना, उसे उस मोनार्क की कुछ बात समझ नहीं आ रही होती और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे भाई तू बोल क्या रहा है। और फिर वो बंदा जवाब देता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं उससे बात कर रहा हूँ जो कि ऊपर है और जिसने मुझे तुमसे कनेक्ट किया है। और फिर क्रिस्टोफर रेड अपने पावर्स को रिलीज करता है और वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें कोई मजाक लग रहा हूँ। इसके बाद जो क्रिस्टोफर रेड होता है वो अपने फायर पावर को रिलीज करता है और जो उसके पहने हुए कपड़े थे वो भी जल जाते हैं। और फिर बंद बड़े चौड़ में कहता है कि आज जाते जाते मैं किसी एक को तो मार कर ही जाऊंगा। और फिर वो एक मोनार्क पर हमला करता है और इस हमले का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि जो घर होता है वही तबाह हो जाता है। और ये तुम लोग अपनी स्क्रीन के सामने खुद देख सकते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले पहर में जिन्वू के एस्ट्रेट दिखाए जाते हैं। और अभी तुम लोग ये देख सकते हो कि जिन्वू का जो लेवल है वो 122 हो चुका है। और अभी जिन्वू जो होता है वो गाड़ी में बैठा हुआ होता है और उसे देखने के लिए जापान की लाखों में ऑडियंस आई होती है। और फिर ब्लू साइड से कहता है कि मेरे किंग, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको रिस्पेक्ट देने के लिए आ रखे हैं और एटलीस्ट आपको उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाना चाहिए। और यहाँ पर ना बंदा जो होता है वो जिन्वू को एथिक्स समझा होता है। और फिर जो एरोप्लेन होता है उसके अंदर जिन्वू बैठता है और निकल जाता है कोरिया की तरफ। और फिर वो कहता है कि कितने % चांस होंगे प्लेन में एक फैमिली इंसान के बगल में बैठने के लिए, और क्या तुम मुझसे आगे ये कहने वाले हो कि ये एक कोइंसिडेंस है। और जो उसके बगल में बैठा है ना वो बल्कि और कोई नहीं बल्कि एडम वाइट है। और वो उससे कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि आपने ये सोचा, पर मैं जानता हूँ कि आप मेरी बातों पे बिलीव नहीं करोगे। और अब उनके बीच काम की बात होती है और जिन्वू उससे पूछता है कि क्या उनके यहाँ भी कोई एसरेंगेट अपेयर हुआ है। तो जो एडम वाइट होता है वो उसे जवाब देता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो एडम वाइट है वो जिन्वू को एक वीडियो दिखाता है जिसके अंदर आग ही आग लगी हुई होती है और जो फायर फाइटर्स हैं वो सभी उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर जिन्वू पूछता है कि वैसे ये वीडियो है क्या। तो एडम वाइट बोलता है कि तुम आखिरी तक देखो। उसके बाद एडम बताता है कि जिस इंसान ने उधर आग लगाई है उसका नाम है क्रिस्टोफर रेड, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है और 1800 फायर फाइटर्स और 14 मैन टाइप हंटर्स उधर थे उस आग को बुझाने के लिए। फिर जिन्वू पूछता है ये जो आग है वो काफी ज्यादा इंटेंस लग रही है, क्या उधर किसी तरह की इन्फ्लेक्ट हुई थी। और तभी ना जो एडम वाइट होते हैं वो अपना शेरी लाते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो क्रिस्टोफर रेड है उसका गेम ओवर हो चुका है। और अब जो एडम वाइट होते हैं वो अपने जेब से फोटो भी निकालते हैं और फिर वो उस फोटो को जिन्वू को दिखाते हुए कहते हैं कि हमारे ब्यूरो ऑफ हंटर को ये लगता है कि जिस बंदे ने उसका ये हाल किया है वो ये है और ये और कोई नहीं बल्कि जिन्वू का फादर ही है। जो सुनकर जिन्वू को आ जाता है गुस्सा और वो एडम वाइट को आसमान में उड़ाता है और वहीं से उसका गला भी दबोच रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है कि क्या यहाँ पर किसी तरह का मजाक चल रहा है, मैं तुम्हें अब यहाँ से जिंदा जाने तो नहीं दे सकता हूँ। पर अभी जो एडम वाइट के साथ ही होते हैं ना वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते जिन्वू के सामने। और फिर एडम वाइट जिन्वू से कहता है जिस इंसान की फोटो है वो डेंजन से निकली है और मेरे को ये लगता है कि वो इंसान नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे थे। और ये बात सुनकर ना जिन्वू भी चौंक जाता है और फिर वो बोलता है एक डेंजन। और फिर जो एडम वाइट होता है वो उसे उस हादसे के बारे में बताता है जो कि उसने वोंग डोंग के साथ किया था, मतलब कि जो उसके फादर थे उन्होंने जो वोंग डोंग को उड़ा उड़ा कर पेरा था उसके बारे में वो अभी जिन्वू को बताते हैं। और ये सुनकर जिन्वू थोड़ा सा निराश और थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि क्या ये सब मेरे फादर ने किया। और फिर वो उसकी जान बख्श देता है, मतलब कि उसे छोड़ देता है। और अभी जो एडम वाइट होता है वो यही सोच रहा होगा कि इसके सामने बोलने से पहले 4 बार सोचूंगा। और अब वो जिन्वू को बताता है
कि उनके हंटर्स को नॉकआउट करने के बाद वो कहीं डिसअपेयर हो गए थे और उन लोगों ने उनकी काफी तलाश की थी बिहाइंड द क्लोजर, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये कुछ ऐसा था जैसे कि उसके फादर आसमान में गायब हो गए हों। वो ये सब जिन्वो को बता ही रहा होता है। सभी जिन्वो उससे पूछता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे ये फोटो दिखा क्यों रहे हो। तो एडम बताता है कि जो उनकी अपकमिंग इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके अंदर सभी मेजर गिल्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, जहां पर जो जिन्वो के फादर है उन्हें रेड नोटिस किया जाने वाला है, जिसका मतलब कि ये होता है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं ना वो जिन्वो के फादर के पीछे पड़ जाएंगे। और इसी के साथ ही अपना कमाल का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।